नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सैम्पल पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर को हम करने वाले हैं सॉल्व। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा दिया है जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल से था। ये जो सैम्पल पेपर है वो DOE द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, DOE यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो सैम्पल पेपर जारी किया गया है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और शायद यूट्यूब पे किसी और ने इस पेपर को सॉल्व भी नहीं करवाया है। ठीक है, ज़्यादातर यूट्यूब पे आप देखेंगे कि आपको जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया जाता है वो खुद से बनाते हैं, लेकिन ये DOE की तरफ से जारी किया गया है, तो ये सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जाम से एक दिन पहले मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर की वीडियो बना रहा हूँ। इस सैम्पल पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले हम अपने पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, है ना, कि आपके पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपका जो समय रहेगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूरा पेपर हमारा जो होगा वो 5 खंडों में डिवाइड होगा, A, B, C, D और E। टोटल क्वेश्चंस की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 30 होने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपके होंगे। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। देखिए, 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ वाले होंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। MCQ में आपको बस क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ना, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। दूसरा जो हमारा रहेगा वो 13 से 18 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो ये 2 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर हमें 50 से 60 वर्ड में कम से कम देना होता है। मतलब थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना होता है, लिखना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद हम 19 से लेके अगर 23 तक की बात करेंगे तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा लेंदी आंसर आपको लिखना होता है ना। ये देखिए, ये जो आंसर लिखने आपको 100 से 120 पेज में आपको इसका 120 पेज कह रहा हूँ, शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसी के साथ आप अगर 24, 25 और 26 ये 3 क्वेश्चन देखेंगे तो गद्यांश आधारित रहेगा। गद्यांश आसान होता है, आपको पता है कि एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, है ना, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको रीड करके आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्री के नंबर होते हैं, आसानी से आप इसमें नंबर ले सकते हैं। कार्टून की बात कर लूँ तो कार्टून के ऊपर भी वीडियो में मैंने बना दिया है। आप लोग अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट से स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो आपको पता है कि भाई सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात कर ले, आप चैप्टर्स की वीडियो की बात कर ले, है ना, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है भाई आप लोगों के लिए। दोनों बुक का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, सरल स्पष्ट भाषा में पूरे सिलेबस को करवा दिया है। कार्टून की वीडियो, मानचित्र आधारित जो क्वेश्चन होगा उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पर ना करवाया गया हो। और अगर आप इस चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो भाई आसानी से आप कम से कम, अगर 80 नंबर का पेपर है, आप 70 प्लस ही करने वाले हो। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे 27 से लेके 30 तक के जो ये 4 क्वेश्चन होंगे, ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं भैया। ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लेंदी आंसर आपको लिखना होता है थोड़ा, है ना। और ये जो वर्ड्स अगर मैं बात करूँ कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, 170 से लेके 180। ये अगर आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आप पूरे अंक पाना चाहते हो, किस तरीके से आंसर करना है, अभी मैं जब पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे करेंगे कि आपको पूरे 6 में से 6 नंबर दिए जाएंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, सभी क्वेश्चन को समझे, सभी क्वेश्चन को देखिए। देखिए, जितने भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। यानी कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक करना होगा आपको। तो सभी क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, आंतरिक विकल्प देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पेपर का हो गया डिजाइन, इस तरीके से आपका ये पेपर बनेगा। अब हम सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे जो कि 12 MCQ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मतलब भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत भाई आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो और सभी को मालूम होगा कि हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मालूम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर ही आप मेरे को कमेंट में बता दो। ठीक है, सीधा पहले क्वेश्चन से ही हम कमेंट की शुरुआत कर दे, बाकी 11 के 11 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर डालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह किसका कथन है। भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता है 6 मौलिक अधिकार में से जो 6ठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। और इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है किसी एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। देखो, संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत क्या कर सकते हो आप, अगर आपकी किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय में गुहार लगा सकते हो, है ना। तो इसको संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा,
ये है हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्न में से किससे संबंधित है। देखो, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे इसका संबंध है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब अपनाया गया। अब अपनाया गया पूछा गया है और एक क्वेश्चन बनता है कि इसको बना के कब तैयार किया गया। अपनाया जाने का मतलब है कि लागू कर देना, इसको फॉलो कर लेना, है ना। तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो भाई ये भी कितना आसान क्वेश्चन था, बस बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे और 26 नवंबर 1949 लगा सकते थे और गलत आंसर हो जाता। अपनाया गया तो अपनाया तो हमने भाई 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया ना। अब तैयार करने वाली बात हो जाती तो 26 नवंबर 1949 हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्र से संबंधित है। जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो आपको सभी को मालूम है ये बहुत ज़्यादा विवाद का भी मुद्दा रहा था, है ना। तो ये अनुच्छेद 370 है हमारा, है ना, अनुच्छेद 370 का संबंध है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगर हम बात करें तो ये नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित थी। इनका संबंध यूएस की हम बात करें वहां से था, संयुक्त राज्य अमेरिका से था, है ना। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है विनीता एक डैश श्रमिक है यदि वो मुंबई से घरेलू नौकरानी के रूप में मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है जबकि वह राजस्थान से आई है। ठीक है, मतलब मुंबई में वो क्या कर रही है, घरेलू नौकर के रूप में विनीता जो है काम कर रही है, लेकिन वो रहती राजस्थान में है। वो राजस्थान से आई है एक तरीके से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रवासी, है ना। एक तरीके से प्रवासी मजदूर के तौर पे, प्रवासी श्रमिक के तौर पे वहां पे जाके वो काम कर रही है ना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है श्रीलंका का मूल निवासी रमन गृह युद्ध के कारण श्रीलंका से तमिलनाडु आ गया है। मतलब वो जो तमिलनाडु हमारे देश का राज्य है वहां आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ इस कंडीशन में, जैसे कि ऊपर वाले में विनीता जो थी वो इंडिया में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गई या एक शहर से दूसरे शहर में चली गई, तो इसको तो हम प्रवासी बोलेंगे, है ना। और वो काम की तलाश में गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गृह युद्ध की वजह से जो हमारे नाम क्या बता रखा था, रमन, है ना। जो रमन है, रमन जी जो है वो कहाँ आ गए, तमिलनाडु आ गए श्रीलंका छोड़ के गृह युद्ध की वजह से। तो यहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट उनको यहाँ की नागरिकता नहीं देगी, तो उनको गैर कानूनी तौर पे रहना पड़ेगा और उनको हम बोलेंगे शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी बोला जाएगा। शरण के तौर पे, शरण लेने के तौर पे वो भारत में आएंगे, है ना, तो शरणार्थी हो जाएंगे वो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है उसको हमारे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है भैया। देखो इसको आप बहुत ही सावधानी से इसका आंसर करें। सबसे पहले आपको कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है कि भैया कथन क्या कह रहा है। उसके बाद कारण को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है कि यार कारण क्या कह रहा है। और उसके बाद आपको देखना है कि कथन और कारण दोनों सही है नहीं, है ना, सही है या नहीं। अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद देखो रिलेशन, क्या कथन और कारण में कोई रिलेशन बन पा रहा है। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करूंगा मैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे अभी कथन दे रखा है कि भैया विश्व में अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविध है। तो दुनिया के अगर आप ज़्यादातर देशों की बात करो तो सांस्कृतिक विविधता वाले देश है, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते हैं, है ना। ये बात आपको मालूम है। तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया, इसको हमने पास कर दिया। चलो भाई आगे कारण देख लेते हैं। कारण है कि उनके पास एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो देशों में क्या है भाई, उनको हम सांस्कृतिक विविधता वाले देश क्यों कहते हैं। विश्व के अधिकांश देश सांस्कृतिक विविधता वाला देश क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक साथ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कारण भी सही हो गया, दोनों में रिलेशन भी बन पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में ही किसकी बात हो रही है, सांस्कृतिक विविधता की बात हो रही है।
है ना। तो रिलेशन भी बन पा रहा है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है ना। सही व्याख्या भी यहाँ पे करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो ज़्यादातर कथन और कारण वाले क्वेश्चन में यही वाला ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर क्वेश्चन में सही होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला ही है। कथन है कि भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों का एक विस्तृत समुच्चय है। मतलब कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि भाषा या फिर संस्कृति के आधार पर या धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उन लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाई अभी कथन क्या हो गया, सही हो गया, इसको मैं पास कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं कारण पे। कारण क्या दे रखा है कि कई लोकतांत्रिक समाज ने आज अपने क्षेत्र के भीतर रहने वाले सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को जानने और उनकी रक्षा करने के उपाय पेश किए हैं, है ना। आप अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में ये हो रहा है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ये भी बात सही है, और दोनों में रिलेशन भी बन पा रहा है क्योंकि दोनों में ही अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो रही है ना। तो मैं जाऊँगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अभी कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभी कथन की सही व्याख्या भी करते हैं यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ना यहाँ पे मिलान करना है। कुछ देश के साथ उनसे संबंधित अलगाववादी आंदोलन है, ठीक है। कुछ देश के नाम दे रखे, इधर जैसे इधर आप देखेंगे देश के नाम है, और इधर जो समुदाय, जिन समुदायों ने अलगाववादी आंदोलन किया, अलगाववादी आंदोलन का मतलब आप समझते हैं ना, देश से अलग करने के लिए जो आंदोलन उन्होंने किया, अपने आप को देश से अलग करने के लिए जो आंदोलन किया, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो इस तरफ तो समुदाय के नाम दे रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे को वास्तव में मालूम है मैं उसको मिलाने की कोशिश करूंगा और सबसे आसान बना दूंगा इसको। जैसे कि तमिलों की बात करोगे तो तमिल जो थे उनका संबंध श्रीलंका से था, वो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी पूर्वी भाग, उसको अलग करना चाहते थे, ठीक है। इसी तरीके से वास्कन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्कन वाला आई थिंक नागरिकता वाले चैप्टर में है, इनका एग्जाम्पल है। जब एनिमेटेड वीडियो में बना रहा था तो वहाँ से मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि वास्कन लोगों की जो मांग है वो सही है या नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था मेरे को। तो जो बास्कन कह रहा हूँ, जो बास्क जो लोग हैं इनका संबंध कहाँ से, उत्तरी स्पेन से है ना, उत्तरी स्पेन से थे। कुर्द लोगों की बात करूँ तो भाई इनका जो संबंध है तुर्की और इराक से है, ठीक है। खास करके इराक जो है, इराक से इनका संबंध है कुर्द लोगों का। और बाकी आपका ये बच के, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यूबेकाइस, ठीक है। क्यूबेकाइस जो है इनका संबंध आखिर में किससे हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका मिलान। आप देख लो, पहले का जाएगा चौथे में, है ना, ए का जाएगा चौथे में, बी का जाएगा तीसरे में, देख लेते भाई। चलो इधर एक बार देख लेते हैं, एक में ही दे रखा है। जैसे डी आप देखोगे, डी सही हो गया भाई। देखो ए का चौथे में, बी का तीसरे में, सी का हमारा किस में था, सी का हमारा दूसरे में था, तो सी का दूसरे में, और डी का किस में दे रखा है, पहले में। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 MCQ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब आप लोगों से जो पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मांगा था भाई, बता देना, ठीक है। सभी बच्चों को कमेंट करना है। अभी तक आप अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो क्या करो यार, टाइप करो फटाफट, आंसर बता दो कमेंट में। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान था, आपको मालूम है। अब हम सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं भाई। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 50 से 60 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान की जरूरत क्यों है हमें भाई, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए, है ना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत है। आसान क्वेश्चन। अगला है, भारतीय संसद के कोई 2 कार्य लिखे। संसद के 2 काम क्या है भाई, संसद के 2 काम है कानून बनाना, है ना, प्रशासन के काम करना, ठीक है। ये आप संसद के कार्य बता सकते हो। चुनाव वगैरह करवाती है, संसद में ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं। तो ये आप कार्य बता सकते हो, बस आसान था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संघवाद की अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो देखो, भारतीय संघवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि लिखित संविधान के माध्यम से संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। लिखित संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है ना। ये 2 पॉइंट आप लिख दो, बहुत है। उसके बाद है, सकारात्मक स्वतंत्रता के कोई 2 उदाहरण देना है आपको। तो देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता के 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप मतलब आपको सब पता है सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया जाएगा,
लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे होंगे, है ना। मतलब कि आप कुछ ऐसे कार्य नहीं कर सकते जैसे कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि हो। तो अगर सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो इसके जब सरकार कुछ ऐसी नीति लागू करना चाहती है जो कि सामाजिक कल्याण के लिए है, तो उस समय आपकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। या फिर आप मान लो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई सार्वजनिक प्लेस पे आप जाते हैं, ठीक है, सार्वजनिक प्लेस पे आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि भाई आप कुछ भी पिए कुछ भी खाए, लेकिन कोई सार्वजनिक जगह पे जाके आप धूम्रपान कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है ना। तो ये आप बात इसमें बता सकते हैं, एग्जाम्पल देके आप समझा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार की प्रकृति की बात करें तो मौलिक अधिकार की प्रकृति है राजनीतिक, है ना, राजनीतिक प्रकृति क्या है। लेकिन ये जो है नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आर्थिक है। इसका पर्पस है आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना। ये कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नीति निर्देशक संबंध है सामाजिक आर्थिक कल्याण से संबंध है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन अगर आपके नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है या सरकार कोई नीति लागू नहीं कर रही है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक एक तो परिभाषा दे दो, परिभाषा बता दो दोनों की, और उसके बाद जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो बता दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार। उसके बाद है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई दो विशेषता बताइए। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत किसी भी विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करता, है ना। लेकिन जरूरत पड़ने पे भारत ने क्या किया है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी किया है। जैसे कि अगर धर्म में कोई बुराई है तो उसको दूर करने के लिए कानून बने हैं, जैसे कि सती प्रथा को खत्म किया गया, जात पात के आधार पर भेदभाव जो हिंदू धर्म में होता था उसको खत्म किया गया। तो सरकार जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी करती है जरूरत पड़ने पे, ठीक है, लेकिन वैसे हस्तक्षेप नहीं करती। जरूरत पड़ने पे बहुत ज़्यादा जब जरूरत होती है तब हस्तक्षेप करती है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे। ये आपका हो गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात आ गई, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 100 से 120 शब्दों में आपको आंसर करना होता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें जो है 19वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। अब आपको पता है कि भारतीय संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें से कोई भी 2 मौलिक अधिकार के बारे में आपको इसमें लिख देना है, और आपको विस्तार पूर्वक तरीके से बताना है। सिर्फ लिखना नहीं है, बस नाम नहीं लिख देना, बल्कि क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में आंसर लिखना है। तो कोई भी 2 मौलिक अधिकार, पहले 6 मौलिक अधिकारों को नाम भी बता देना, मैं तो कहूँगा, और उसके बाद 2 मौलिक अधिकार की व्याख्या कर देना, कोई भी 2, जैसे कि समानता के बारे में बता दो और स्वतंत्रता के बारे में बता दो आप, ठीक है। ये आंसर इसमें करना है। अगला है, अधिक स्वायत्तता की तलाश में राज्यों द्वारा उठाई गई मांगे क्या है। देखो, ज़्यादा स्वायत्तता के लिए राज्य सरकारें द्वारा क्या मांग की जाती है केंद्र सरकार से। देखो, अधिक स्वायत्तता के लिए राज्य सरकार की मांग ये होती है कि राज्य सरकार के विषयों में केंद्र सरकार दखल अंदाजी ना करे, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, है ना। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम हो, उसका जो वर्चस्व है वो कम हो। इसके अलावा वित्तीय सुविधाएं दी जाए, है ना। टैक्स एकत्रित करने के कुछ अधिकार राज्य सरकार को भी दे दिया जाए, ताकि उनके पास इनकम के भी सोर्स, केंद्र सरकार अगर नहीं पैसे दे रही है तो टैक्स से कम वो क्या कर सकती है, अपने लोगों के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, ठीक है। ये आप बता दें। इसी में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं की सूची बनाइए जो केंद्र को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रदान करती है। मतलब भारतीय संविधान की आपको ऐसी विशेषताएं बतानी है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकार कम, ठीक है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया गया है और राज्य सरकार को कमजोर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया गया है। केंद्र सूची है ना, एक हमारे पास क्या है, केंद्र सूची है, दूसरा आपको पता है राज्य सूची है ना, और तीसरा आपको पता है कि हमारे पास क्या है, समवर्ती सूची है ना। तो आप देखेंगे कि
केंद्र सूची में तो भाई केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्धित सूची के अधिकांश विषय किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इसके अलावा जब आपातकाल लगता है तो उस समय भी राज्य सूची के सारे विषय किसको सौंप दिए जाते हैं? केंद्र सरकार को सौंप दिए जाते हैं। धारा 356 अगर लग गया या और जो आपका 60 के तहत भी लगता है, तो आपातकाल लगने के कंडीशन में क्या होता है? सारे पावर किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है ना। इसके अलावा पूरे देश में एक ही नागरिकता है। हमें भारत की नागरिकता मिलती है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती, है ना। तो ये भी केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए किया गया है। आपको पता है कि एक ही आपके पास न्यायपालिका का जो सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर की हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो एक ही सर्वोच्च न्यायालय है ना। ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बना देती है। इनकम के ज़्यादातर सोर्स किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दिए गए हैं। ये भी केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है हमारा 21वां क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में बताना है। 73वें संवैधानिक संशोधन जो है, इसका संबंध ग्रामीण जो स्थानीय शासन है उससे है। इसमें ग्रामीण स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचा का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको पता है त्रिस्तरीय ढांचा की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जिला पंचायत, बीच में पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। इस तरीके से ये प्रावधान किया गया है ना। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, उसका प्रावधान किया गया है। अब अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा, जो कि स्थानीय शासन के लिए चुनाव करवाएंगी। इन सारे प्रावधान किस में किए गए हैं? 73वें संवैधानिक संशोधन में किए गए हैं। बस यही बताना था। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानताओं के बारे में बताइए। सामाजिक और प्राकृतिक असमानता के बारे में, समानता नहीं असमानता। देखो, सामाजिक असमानता को आम लोगों ने बनाया है। ये सामाजिक असमानता जो है, भेदभाव है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसने बनाया? आम लोगों ने बनाया है। और इस वजह से सामाजिक असमानताओं को बदला जा सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। प्राकृतिक असमानता जो है वो प्रकृति की देन है। जैसे कि अगर आप छोटे कद के व्यक्ति हैं तो ये समाज ने आपको छोटा नहीं बनाया, बल्कि ये प्रकृति की देन है। आप इसको नहीं बदल सकते, है ना। आप अगर मतलब काले पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये प्रकृति की देन है, आप इसको नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ये असमानता आप देख पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक असमानता के बारे में बता सकते हैं और सामाजिक असमानता के बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अंतः धार्मिक यानी कि धर्म के बीच वर्चस्व और अंतः धार्मिक यानी कि धर्म के अंदर वर्चस्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, दो शब्दों को समझना है और दो शब्दों को समझते ही आपको इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अंतः धार्मिक यानी कि धर्म के बीच, है ना, वर्चस्व आपको देखने को मिल जाएगा। धर्म के बीच में वर्चस्व का मतलब ये है कि भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, है ना। हर एक धर्म के व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, अपने धर्म को ऊंचा बताने की कोशिश करता है। इस वजह से धर्म के बीच में वर्चस्व स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसे होते हैं, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दूसरा जो वर्ड है वो धर्म के अंदर वर्चस्व। अब धर्म के अंदर भी कई जातियाँ हैं, चाहे हिंदू धर्म की ये बात कर लो, कितनी जातियाँ हैं। अब इसमें भी जो ऊंची जाति के लोग हैं अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, है ना, निम्न जाति के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक विवाद का और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स को इसी तरीके से आप समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो शुरू होता है, और ये आपको पता है कि गद्यांश, कार्टून और मानचित्र आधारित क्वेश्चन है। तो गद्यांश बहुत आसान है, आप इसको पढ़ के खुद कर लेना। मैं कार्टून और मैप करवा देता हूँ, टेंशन ना लो, और उसके बाद 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखिए कार्टून क्या है भैया। ये कार्टून जो है इसमें लिखा है कि कल तुमने टीवी पर ताज़ा तरीन स्टीम ऑपरेशन देखा, प्रसिद्ध सीने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, है ना। यह टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है। इसके अलावा यह उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी होता है।
तो यहाँ पे कोई टीवी चैनल की बात हो रही है जिस पे मतलब स्टिंग ऑपरेशन जो है उसका वर्णन इस पे किया जा रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर आप दे पाएंगे आसानी से। देखिए, हमारे जीवन में अधिकार किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो भाई अधिकार का महत्व क्या है आपके जीवन में? अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है ना, यही इसका महत्व है, बस खत्म। अगला है, उपरोक्त वार्ता में किस अधिकार की चर्चा हो रही है? यहाँ पे निजता के अधिकार की चर्चा हो रही है। किस अधिकार की? निजता के अधिकार की चर्चा हो रही है। निजता का अधिकार क्या है भैया? तो निजता का अधिकार का मतलब ये है कि आपकी जो गोपनीय चीजें हैं वो आप तक ही रहे, दूसरे लोगों को पता ना चले, है ना, वही क्या है? निजता का अधिकार है, गोपनीयता, ये चीज आप इसमें बताए, बस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैप आधारित क्वेश्चन है भैया, ये मैप दे रखा है। अब मैप को आपको ना एक फॉर्मेट को फॉलो करना है, जैसे कि मैप में ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे और ऐसा बॉक्स बना के आपको अपने आंसर सीट में क्या करना है, ऐसा ही बॉक्स बनाना है और फिर आपको आंसर देना है। अब कैसे करना है देखो, जैसे कि ये मैप दे दिया जाएगा, मैप में लोकेशन टिक होंगे, आपको भारत के सभी राज्य के नाम मालूम होने चाहिए। छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, अब 11th क्लास में मैं आपको राज्य के नाम तो नहीं बता सकता भाई, याद करवाने का उतना टाइम नहीं है, तो आपको ये काम खुद ही करना है। यहाँ पे 4 लोकेशन दिया हुआ है, आप देखो 4 राज्य का लोकेशन दे रखा है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दे रखे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे कि पहला है, उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी वाला राज्य, मतलब उत्तर भारत का द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य कौन सा है? तो इस मैप में आप देखोगे तो उत्तर भारत में सिर्फ एक ही लोकेशन दे रखा है, डी, और डी में है यूपी, है ना। तो जब आप क्रम संख्या में जाओगे, क्रम संख्या पहला यहाँ डालोगे, है, संबंधित अक्षर क्या दे रखा है मैप में? डी दे रखा है, यहाँ डालोगे, और राज्य का नाम यूपी आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। 4 लाइनें बनानी होगी 4 आंसर देने के लिए, और सभी का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी वाला राज्य। अब दक्षिण भारत में द्विसदनात्मक विधायी वाला राज्य कौन सा है, विधायिका वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। 6 ही राज्य के पास तो है भाई 2 सदन, है ना। बिहार है, जम्मू कश्मीर है आपका, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश है आपका आई थिंक, और महाराष्ट्र का पता नहीं, तेलंगाना है, एक तेलंगाना के पास भी है आई थिंक। ठीक है, तो ये 5 या 6 राज्य है बस। तो दक्षिण भारत का कौन सा हो गया आपका? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ई दे रखा है। उसके बाद पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। अगर आप पूर्वी भारत की बात करोगे तो पूर्वी हिस्सा कौन सा है? पूर्वी हिस्सा आपका ये वाला है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? पूर्वी हिस्सा है। और पूर्वी हिस्सा में एक सदन वाला राज्य, जिसके पास एक ही सदन है, तो यहाँ पे बी लोकेशन दे रखा है, बी में कौन सा आएगा भैया? असम है, ये असम राज्य है आपका, असम हो जाएगा। उसके बाद आप चौथा देखेंगे, पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी वाला राज्य। तो पश्चिमी भारत में कौन सा है भैया? यहाँ पे देखो आप, गुजरात में दे रखा है, सी वाला लोकेशन गुजरात का है। ठीक है, तो इसमें आपका गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिखनी थी, यहाँ पे संबंधित अक्षर, और यहाँ पे राज्य के नाम लिखने थे। इस तरीके से मैप भी खत्म होता है। चलिए आगे हमारे पास आ चुके हैं, अब आखिरी हमारा सेक्शन रह गया है, और ये सेक्शन है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक विशेष फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा, मतलब पूरे अंक मिलेंगे, 6 में से 6 पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, आपको एक भूमिका लिखना है। भूमिका, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोल देते हैं, प्रस्तावना या इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हम बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन को समझाना होता है कि क्वेश्चन में आप क्या लिखने जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है मेन बॉडी, यानी कि मेन आंसर लिखना है। उसके बाद एक निष्कर्ष भी आप जरूर डालेंगे। ठीक है, बिना निष्कर्ष के आप कोई भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। निष्कर्ष सभी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में होना चाहिए, और भूमिका वाला हेडिंग भी आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली निकाय है, चुनाव के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझ के आपको यही समझ में आएगा कि इसमें आपसे पूछा गया चुनाव आयोग के कार्य, है ना, चुनाव के दौरान उसकी क्या भूमिका होती है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग की परिभाषा दे दोगे, उसके बाद उनके मेन काम बता दोगे, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, मतगणना करना, है ना, चुनाव हो रहा है तो उस समय निरीक्षण करना उसका, ये सारे काम किसके हैं? चुनाव के खर्चा का पूरा ब्यौरा रखना, ये सब काम चुनाव आयोग का है। काम बता देना है, उससे एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में, है ना, कम से कम 150-200 शब्द में भी आप आंसर कर सकते हैं।
ऊपर मैंने बताया हुआ था कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे। उसके बाद है इसी में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, हमें चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारत की चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो भारत में लोकसभा का जो चुनाव होता है आपको पता है जो सबसे आगे वही जीते, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस माध्यम से भारत में चुनाव होता है, ठीक है। भारत में चुनाव सुधार की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, जो राजनेता आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका परस्पर संबंधित है, उपयुक्त तर्क के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल भाई, ये तीनों ही आपको पता है, सरकार के तीनों ही अंग आपस में संबंधित है, परस्पर जुड़े हुए हैं, तीनों मिलके ही देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, है ना। जैसे कि कार्यपालिका, जैसे विधायिका ने कानून बनाया तो कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करने का काम करेगी। सारा काम कानून वगैरह बनाने का विधायिका के पास है, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, प्रशासन के सारे काम करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। अगर सरकार कोई ऐसे कानून को बनाती है जो कि संविधान के मूल ढांचा के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको निरस्त करेगी, सरकार को एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको निरंकुश होने से रोकेगी, है ना। तो ये आपस में तीनों ही एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, इस तरीके से आप पॉइंट बता सकते हैं। चलिए, इसी भी अथवा में क्वेश्चन है कि भारत की स्थायी कार्यपालिका के गठन एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका का मतलब है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नौकरशाहियों की, ठीक है। नौकरशाहियों के का उनका चुनाव वगैरह कैसे होता है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है और उनका क्या महत्व है उसके बारे में बताना है, क्योंकि वो स्थायी कार्यपालिका है, वास्तव में वही कहीं ना कहीं सारे काम धंधे को चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में यहाँ पे बताना है। देखिए, जो 29वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत के बारे में बताइए। स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत में आप जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार है उसके लिखेंगे, उनका जो हानि सिद्धांत है उसके बारे में आप इसमें बताएंगे। सहसंबंध और पर संबंध जो कार्य है, स्वसंबंध कार्य और पर संबंध कार्य क्या होते हैं उसकी परिभाषा देते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, हमें इन प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है। अगर स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध के स्रोत की बात करें तो स्रोत क्या हो सकती है भाई, कानून व्यवस्था हो सकता है, जिससे कि आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ कड़े नियम बनाए जा सकते हैं जिससे कि आपके स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, आपके स्वतंत्रता पे प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। तो देखो, कई बार कल्याणकारी नीति लागू करना होता है तो उस समय भी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि उन नीतियों के खिलाफ हो, तो उस समय हमें ज़रूरी होता है। असमानता को ख़त्म करना है ना, या सरकार को अपनी कोई पॉलिसी लागू करनी है तो उस समय भी क्या करेगी, वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगी, तो इसलिए भी प्रतिबंध ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना के बता सकते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो है वो 30वां क्वेश्चन आपका है। 30वां क्वेश्चन क्या बता रखा है कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब जो समान लोग हैं उनके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। जैसे कि अगर दो व्यक्ति है जिनके अंदर बराबर योग्यता है ना, भले वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, वो मैटर नहीं करता है, अगर उनके अंदर बराबर योग्यता है तो उनको बराबर अवसर मिलने चाहिए, बराबर उनको मौका मिलना चाहिए, है ना। तो इसमें आप दो व्यक्ति का एग्जाम्पल देके आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और पूरे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति का एग्जाम्पल देके आप इसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद है अनुपातिक न्याय क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए, है ना। अगर देखो सबके साथ समानता का व्यवहार होगा तो ये चीज़ भी अन्याय है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लास में दो विद्यार्थी है या मान लो बहुत सारे विद्यार्थी है और अगर सभी को समान अंक दे दिया जाता है तो क्या ये न्याय है? नहीं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल रगड़ा देते हैं, मेहनत करते हैं, और जो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, उसको भी अगर सेम बराबर अंक दे दिया जाए तो क्या ये न्याय है? नहीं है ना। तो इसमें समानुपातिक न्याय में क्या होता है कि व्यक्ति के योग्यता और कौशल के अनुसार उसको अवसर मिलना चाहिए,
उसी को आप समझा सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें भी आप कोई एग्जाम्पल बढ़िया सा बना के आप डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या किया है, आपको बस हिंट देने की कोशिश की है। पूरे आंसर को मैंने नहीं बताया है, हिंट दिया है कि किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ठीक है। और बाकी ऊपर के क्वेश्चन सारे मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम आपका पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा जाने वाला है। 12th क्लास में आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहेंगे और 12th क्लास में भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको रोशन सर स्टडी पॉइंट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का टारगेट कम से कम 200, 250, 300 तो रख ही सकता हो भाई, इतने लाइक तो आप लोग कंप्लीट करवा ही दोगे, ठीक है। कम से कम 3 से 4 दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त इस चैनल से जुड़ सके और अपनी स्टडी को बेहतर कर सके, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।